हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिड बेस बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी बॉडी में एक एसिड बेस बैलेंस रहता है। जब भी ये बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर आप बोले एसिड बेस इम्बैलेंस, सो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से एसिड और बेस का बैलेंस बिगड़ जाता है हमारी बॉडी में, उनमें से एक कंडीशन है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। वैसे ये चार कंडीशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी एसिड बेस बैलेंस का जो बेसिक्स पार्ट 1 लेक्चर है वो जरूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी देख सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को और इजीली समझने के लिए। ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में भी बेसिक्स समझाऊंगी जिससे आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पिरेटरी मींस लंग्स, एल्कलोसिस मींस हमारी बॉडी में एल्कलोसिस हो गया है, मींस हमारी बॉडी का जो पीएच है वो बढ़ गया है। सो अभी कैसे होता है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इजीली समझ आ जाए। सो एल्कलोसिस क्या होता है? एल्कलोसिस इज द इंक्रीज इन पीएच अबव द नॉर्मल रेंज। सो नॉर्मल रेंज क्या है हमारी बॉडी में? अगर उस नॉर्मल रेंज से पीएच अबव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्कलोसिस। वो भी हम पढ़ते हैं क्या है। और या फिर डिक्रीज इन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमारी बॉडी में एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलोसिस। अभी देखते हैं क्या होता है। सो पीएच पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है पीएच? पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन या फिर पीएच को दूसरी तरह हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बताएगा कि पीएच क्या होगा। सो पीएच होता है log 1 अपॉन H पॉजिटिव आयंस। मींस पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच उतना कम होगा उस सॉल्यूशन का। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा होगा। सो अभी हम ये पीएच स्केल से समझते हैं। तो ये एक पीएच स्केल होता है जिसके सेंटर में 7 होता है। 7 का मतलब न्यूट्रल, ना तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। जैसे कि वाटर न्यूट्रल होता है जिसका पीएच 7 होता है। अब अगर हम 7 से नीचे जाएं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। और जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। और बेसिक का दूसरा नाम ही क्या है? एल्कली, मींस एल्कलोसिस। सो ये नॉर्मल पीएच स्केल है। नॉर्मली हमारी बॉडी का इस पीएच स्केल से लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में 7 न्यूट्रल नहीं है। हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.35 टू 7.45। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड का पीएच क्या है? 7.35 टू 7.45। ब्लड का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच। जब हम सेल के अंदर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेल्यूलर पीएच जो होता है, सेल के अंदर का जो पीएच होता है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। लेकिन हमारे ब्लड का जो पीएच है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो पीएच इंपॉर्टेंट है। उस पीएच को मेंटेन करने के लिए उसकी जो रेंज है वो छोटी सी रेंज है, कितनी है? 7.35 टू 7.45। ये रेंज इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में हमारे ब्लड का पीएच होना चाहिए। इट मीन्स अगर 7.35 से कम पीएच चला जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या कंडीशन है? एसिडिक। और अगर 7.45 से ज्यादा पीएच चला जाता है हमारे ब्लड का तो वो कंडीशन हमारी बॉडी के लिए क्या है? बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है? एल्कलोसिस, राइट? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है। मतलब वो कहाँ लाई करता है? अराउंड हियर समवेयर। 7.35 टू 7.45। 7.45। तो इतना पीएच है हमारी बॉडी का, मींस थोड़ा सा बेसिक है हमारा ब्लड, 7 से अबव है। लेकिन 7 अगर न्यूट्रल है पीएच स्केल में तो हमारे ब्लड का अगर पीएच 7 हो जाए तो क्या वो हमारे लिए न्यूट्रल है?
नहीं, वो हमारे लिए न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए न्यूट्रल क्या है ब्लड के लिए 7.35 टू 7.45, और अगर 7.35 से कम हो गया पीएच हमारे ब्लड का तो वो क्या होगा, एसिडिक। और अगर 7.45 से ज्यादा हो गया तो वो हमारे ब्लड के लिए क्या है, बेसिक, मीन्स एल्कलोसिस। सो एल्कलोसिस क्या है, एल्कलोसिस इज द इंक्रीज इन पीएच अबव द नॉर्मल रेंज। तो ये नॉर्मल रेंज है 7.35 टू 7.45 हमारे ब्लड की। अगर पीएच 7.45 से अबव चला जाता है, सो पीएच इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज, तो वो कंडीशन क्या होगी, एल्कलोसिस। और पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बताया ये H पॉजिटिव आयंस, ये H पॉजिटिव आयंस क्या है, ये H पॉजिटिव आयंस एसिड है। वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन जो कि H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है वो क्या होता है, एसिड। एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, जो कि H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है। तो H पॉजिटिव आयंस क्या है, ये है एसिड। तो जितना ज्यादा एसिड होगा पीएच उतना कम होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे पीएच उतना कम होगा, मींस पीएच किस तरफ जाएगा, एसिडिक की तरफ। और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे पीएच उतना ज्यादा होगा, मींस पीएच कहां जाएगा, बेसिक की तरफ, एल्कली की तरफ। तो हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिड है। और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर इस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई मीन्स हमारी बॉडी में एसिड कम हो गया। जितना एसिड हमारा बॉडी में होना चाहिए, हमारे बॉडी का नॉर्मल क्या है 7.35 टू 45, इतना तो हमारे बॉडी का जो पीएच है वो होना ही चाहिए। तो अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो पीएच क्या बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 7.45 से इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एल्कलोसिस क्या है। अगर बॉडी का पीएच 7.45 से अबव जाता है तो वो एल्कलोसिस है, मींस हमारी बॉडी में एसिड कम हो गया और बेस ज्यादा हो गया है, दैट इज एल्कलोसिस। या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। अब जो एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टू थिंग्स। दो चीजें हो सकती है हमारी बॉडी में जिससे एल्कलोसिस होता है हमारी बॉडी में, मींस हमारी बॉडी की जो पीएच है वो 7.45 से अबव जा सकता है। फर्स्ट है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द आर्टीरियल ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किसका रोल देखेंगे, CO2 का। अब वो इक्वेशन कैसे है, वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज CO2 प्लस H2O। अब ये जो CO2 है, ये CO2 क्या है, CO2 एक गैस है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सेल मेटाबॉलिज्म का। सो सेल जब भी मेटाबॉलिज्म करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितने भी सेल्स हैं जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, CO2। सो CO2 सेल से आ रहा है। अब ये CO2 जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है ब्लड में तो ये क्या बनाता है, H2CO3। ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बहुत वीक है नेचर में। वीक का मतलब क्या है कि ये इकट्ठा नहीं रह सकता, ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है, इट डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव आयंस प्लस बाइकार्ब, HCO3 माइनस बाइकार्ब या फिर बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो CO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट। H पॉजिटिव आयंस क्या है, एसिड है, हाइड्रोजन आयंस। और क्या बनाता है, एक बेस बनाता है, HCO3 माइनस। बाइकार्बोनेट आयंस क्या है, बेस है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो CO2 है ये कौन कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स, क्योंकि लंग्स CO2 को एक्सेल करते हैं। CO2 हमारी बॉडी में बन रही है, कॉन्स्टेंटली बन रही है, सेल्स इसको कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं और लंग्स इसको कॉन्स्टेंटली बाहर निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि हम एक्सेल क्या कर रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। इधर वाली जो इक्वेशन है ये कौन कंट्रोल करता है, किडनीज। जो हमारी किडनीज हैं वो बाइकार्बोनेट आयन को क्या करती हैं, रीअब्सॉर्ब करती हैं, दोबारा बॉडी में ब्लड में वापस ले जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयंस की एक्सक्रीशन करती हैं इन द यूरिन, किडनीज। तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो कि एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं वो कौन से हैं, लंग्स और किडनीज। तो लंग्स का काम क्या है, CO2 को बाहर निकालना। अब अगर लंग्स CO2 को बाहर नहीं निकालेगा, अगर लंग्स CO2 को रिटेन करके रखेगा, मींस लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो CO2 को बाहर नहीं निकाल रहा, तो हमारी बॉडी में CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा।
या फिर लंग्स क्या करेगा, CO2 को ज्यादा ही बाहर निकाल देगा, मींस ज्यादा एक्सेल कर देगा CO2 को। जैसे कि फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, लंग्स जल्दी ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया, तो उससे क्या होगा, CO2 बॉडी से ज्यादा चली जाएगी, तो CO2 का अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगा। जब CO2 का अमाउंट बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, अब ये CO2 देखो, CO2 वाटर की प्रेजेंस में क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयंस में। तो CO2 है तो क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिड। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज्यादा एसिड, जितने कम होंगे उतना बेसिक की तरफ बॉडी जाएगी। तो CO2 की प्रेजेंस में समझने वाली बात क्या है कि CO2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, मतलब एसिड बनता है बॉडी में, और बेस भी बनता है, बाइकार्बोनेट आयन भी बनते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो बैलेंस है एसिड बेस बैलेंस का, वो क्या होता है, 1:20, मींस एक एसिड और 20 बेस, तो जाके एसिड बेस बैलेंस होता है। मींस अगर CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन आयन निकाल रही है, एक बेस निकाल रही है, बाइकार्बोनेट आयन निकाल रही है, लेकिन ये एक बैलेंस नहीं है। कितने एसिड चाहिए, 1, और बेस कितना चाहिए, 20, तब जाके 1:20, तब जाके एसिड बेस बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। तो मींस अगर ये ज्यादा निकल रही है H पॉजिटिव आयन तो भी एसिडिक होगी बॉडी, अगर H पॉजिटिव आयन कम निकल रहे हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी किस तरफ जाएगी, बेसिक की तरफ जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन आयन का अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, CO2 पर, लंग्स पर, राइट। क्योंकि लंग्स CO2 को अगर बॉडी से ज्यादा निकाल देगी तो ये बनेंगे नहीं हाइड्रोजन आयन, अगर बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट होता रहेगा CO2 तो ये ज्यादा बनेंगे। तो CO2 किस पर डिपेंड करती है, लंग्स पर। तो लंग्स का काम क्या है, CO2 को एक्सहेल करना, बाहर निकालना, वो भी कितना, एक प्रॉपर अमाउंट में। कितना प्रॉपर अमाउंट में, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, जो कि एक प्रॉपर हमारा रेस्पिरेशन रेट है एडल्ट में। अगर 12 से कम हो गया, मींस अगर ब्रीदिंग रेट 12 से कम हो गई तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। स्लो होने का क्या मतलब है, हाइपोवेंटिलेशन। इट मींस प्रॉपरली लंग्स CO2 को बाहर नहीं निकालेगा, CO2 को रिटेन करेगा। जब लंग्स CO2 को रिटेन करेगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जितना हमारी बॉडी में CO2 होगा उतना H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। इसका ही ऑपोजिट, अगर हमारा ब्रीदिंग रेट 20 से ज्यादा हो गया, 20 ब्रीथ्स पर मिनट से अगर ज्यादा हो रहा है, इट मींस हाइपर वेंटिलेशन, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, ये जो CO2 है, लंग्स इस CO2 को ज्यादा ही बाहर निकाल देगा, जितना हमारी बॉडी में होना चाहिए उतना भी नहीं रहने देगा, नॉर्मल से ज्यादा बाहर निकाल देगा। जब CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर निकल गई तो ये H पॉजिटिव आयन बॉडी में नहीं बनेंगे, तो बॉडी में एसिड की कमी हो जाएगी। जब बॉडी में एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, बेस होगा, एल्कली होगा, तो क्या कंडीशन होगी, एल्कलोसिस। और हमारी बॉडी में ये जो CO2 का लेवल है ये कितना होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हमारे ब्लड में CO2 का अमाउंट कितना है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो CO2 का जितना अमाउंट होगा वो एक प्रेशर एक बना रहता है ब्लड में, जो कि जिसको बोलते हैं PaCO2, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये कितना होता है ये आप याद रख सकते हैं pH से। pH क्या है, 7.35 to 45, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो होता है 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, mmHg। तो इतना हमारी बॉडी में होना चाहिए। इट मींस अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 से कम हो गया, क्या हो गया, 35 से कम, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में एसिड कम हो गया, क्योंकि जितना CO2 कम होगा उतना एसिड कम बनेगा, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है, एल्कलोसिस। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 से ज्यादा हो गया, 45 से ज्यादा हो गया मतलब हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा हो गया, CO2 ज्यादा तो एसिड ज्यादा, H पॉजिटिव आयन ज्यादा, तो CO2 ज्यादा हो गया तो कंडीशन क्या हो गई, एसिडोसिस, अगर 45 से ज्यादा हो गया। तो आई होप ये आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। तो जो एल्कलोसिस है वो कब होगा, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द आर्टीरियल ब्लड। अगर ये जो पार्शियल प्रेशर CO2 का 35 से कम, नॉर्मल रेंज क्या, 35 to 45, छोटी सी रेंज है, इतना तो हमारे ब्लड में CO2 होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो CO2
का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लेवल अगर 35 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा? एल्कलोसिस। नाउ नेक्स्ट, एल्कलोसिस एक और चीज से भी हो सकता है हमारी बॉडी से, इंक्रीज इन HCO3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये HCO3 माइनस क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या है? बेस। मैंने बताया बाइकार्बोनेट आयंस क्या है? बेस है। ये दो चीजें, जो भी ये चीजें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ना, ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है और इंपॉर्टेंट है। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या है? बेस है। H पॉजिटिव आयन क्या है? एसिड है। ये अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होगी, जब बेस ज्यादा हो गया बॉडी में, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? क्योंकि बेस को ही तो एल्कली कहते हैं, तो एल्कलोसिस कंडीशन हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है। तो रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? रेस्पिरेशन लंग्स कंट्रोल कर रहे हैं। और लंग्स ने क्या कंट्रोल करना है? CO2। एक मीन्स अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है, मीन्स ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है, तो हम क्या बोलेंगे उस चीज को? रेस्पिरेटरी। अगर CO2 का लेवल कम या ज्यादा होता है तो वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो गया है। अगर हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ते, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 से ज्यादा हो जाता। ऐसे ही अगर HCO3 की कॉन्सेंट्रेशन में, सेकेंड चीज क्या है? HCO3 की कॉन्सेंट्रेशन अगर इसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कौन कंट्रोल करता है? किडनीज। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। मींस अगर बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है, डिस्टर्बेंस हुई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और अगर HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अभी हम मेटाबॉलिक की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन ध्यान किस पे होगा? CO2 पर। किस पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर। ओके, सो सिंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टीरियल ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय लंग्स, क्योंकि इसको लंग्स कंट्रोल करता है PaCO2 को, तो जो भी एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस चेंज इन आर्टीरियल PCO2 की वजह से होगी, मींस जो भी एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की चेंज की वजह से आएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आपको बेसिक मैंने बता दिया क्या होता है। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज द एल्कलोसिस दैट इज कॉज्ड बाय हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन causes excess loss of CO2 from the body, hypocapnia। सो बेसिक सी बात है। एल्कलोसिस, एल्कलोसिस का क्या मतलब है? कि जो pH है वो 7.45 से इंक्रीज हो गया है, क्योंकि नॉर्मल pH क्या है? 7.35 टू 7.45। जब 7.45 से ज्यादा हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा? एल्कलोसिस। और रेस्पिरेटरी मैंने बताया, रेस्पिरेटरी मीन्स लंग्स। लंग्स कंट्रोल करते हैं CO2 को, और अगर CO2 में कोई चेंज आता है हमारी बॉडी में, नॉर्मल CO2 कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल कितना है? 35 टू 45। तो अगर इस रेंज से अबव या फिर बिलो होता है तो वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी मींस लंग्स की वजह से एसिड बेस डिस्टर्बेंस हुई है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से CO2 या तो बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर चली गई है, या फिर बॉडी में ही CO2 है, बाहर जा नहीं रही, इनफ CO2 बाहर नहीं जा रही। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा? जितना ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इट मींस हमारी बॉडी में CO2 इनफ नहीं है। इनफ नहीं है मतलब CO2 अगर कम होगी हमारी बॉडी में, तो वो इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, जैसे ही CO2 का लेवल कम हुआ तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रिलीज नहीं होंगे, मींस एसिड रिलीज नहीं होगा। और अगर एसिड प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए, तो वो क्या कंडीशन होगी? बेसिक कंडीशन होगी। तो हमारी बॉडी में जो CO2 का लेवल है वो 35 से कम हो गया है, CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर चली गई है, तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो गई है। जब H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो pH क्या होगा? pH इंक्रीज होगा। जब pH इंक्रीज होगा तो वो एल्कलोसिस कंडीशन है। तो इसमें यही बताया गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज द एल्कलोसिस दैट इज कॉज्ड बाय हाइपरवेंटिलेशन। अब CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर कब जाएगी? जब एक पर्सन बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है। सो बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग का मतलब है हाइपरवेंटिलेशन, मतलब ऐसे कर रहा है, राइट? ऐसे कई बार आपने देखे होंगे पेशेंट जिनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है, तो
तो वो ब्रीदिंग रेट फास्ट का मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी से ज्यादा CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो जब CO2 हमारी बॉडी से एक्सेस लॉस हो जाएगा, जब एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2 होगा बॉडी से, तो वो कंडीशन क्या होती है, हाइपोकैप्निया। हाइपोकैप्निया मींस CO2 बॉडी से ज्यादा बाहर चली गई। किस वजह से गई, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन या फिर ओवर ब्रीदिंग या फिर फास्ट ब्रीदिंग की वजह से। देन आता है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डेवलप्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी स्टिमुलस causes the respiratory system to remove more carbon dioxide than is produced metabolically in the tissues। कोई भी ऐसा रेस्पिरेटरी स्टिमुलस हो सकता है जिसने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोला कि फास्ट ब्रीदिंग कर, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग कर, और इतनी जल्दी ब्रीदिंग कर रहा है कि सेल्स तो इतना बना भी नहीं पा रहा। सेल्स से ही CO2 निकलती है ना, सेल्स के मेटाबॉलिज्म से। जब सेल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं कॉन्स्टेंटली तो एक वेस्ट जो निकलता है वो है CO2 गैस। और सेल तो इतना नहीं बना रहे, सेल जिस रेट पर बना रहे हैं CO2 उससे भी ज्यादा रेट पर CO2 हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, जब उसको क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। और कौन सा एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बिकॉज CO2 की वजह से हमारी बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है। Then loss of CO2 leads to decreased formation of carbonic acid। ये वही इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, और H2CO3 क्योंकि एक वीक एसिड है, ये क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयंस प्लस HCO3 माइनस। तो लॉस ऑफ CO2 से क्या होगा, ये CO2 तो है ही नहीं, जब CO2 ही नहीं है तो H2O के साथ, वाटर के साथ कहां से रिएक्ट करेगी, और जब CO2 ही नहीं है तो कार्बोनिक एसिड ही नहीं बनेगा। जब कार्बोनिक एसिड ही नहीं बनेगा तो ये H पॉजिटिव आयंस ही नहीं बनेंगे। H पॉजिटिव आयन नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में जितना एसिड रहना चाहिए वो भी नहीं रहेगा, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एल्कली हो जाएगी, एल्कलोसिस हो जाएगी। मीन्स हमारी बॉडी का जो pH है वो बढ़ जाएगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। देन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टीरियल ब्लड डिक्रीजेस बिलो 20 mmHg एल्कलोसिस अकर। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, 35 to 45, 35 से कम हो जाना ही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन यहाँ पर 20 वैल्यू दी है, मींस अगर प्रॉपर डायग्नोज करना है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है तो 20 mmHg से जब नीचे चला जाएगा तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। बट हमारी जो रेंज है वो क्या है, 35 to 45। तो हमने क्या माइंड में रखना है कि 35 से कम हो गया तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देन आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब ये दो टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइप हैं। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट सडनली हो जाना। Acute alkalosis, the PaCO2 is below normal and the serum pH is high। इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो बिलो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, 35 to 45। तो 35 से जब कम चला गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो गया, तो वो क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और जब ये कम हो गया तो pH क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। pH कितना हाई होगा, 7.45 से हाई। तो ये क्या है, एक्यूट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन का मतलब है कि अभी अभी थोड़े टाइम से ही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसमें चेंज आया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया, बिलो नॉर्मल हो गया है, 35 से कम हो गया, और इससे क्या होता है, जो pH है हमारा वो बढ़ जाता है, एल्कलोसिस कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, क्रॉनिक में क्या होता है, क्रॉनिक मतलब काफी टाइम से चली आ रही है ये कंडीशन, काफी टाइम से बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है। जब काफी टाइम हो गया इस कंडीशन को, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है लंग्स और एक होता है किडनीज। ये दोनों एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि जब लंग्स को कोई दिक्कत आई तो किडनीज हेल्प करने पहुंचती है, जब किडनीज को कोई दिक्कत आई तो लंग्स हेल्प करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन। मतलब अभी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मींस लंग्स CO2 को ज्यादा ही बाहर निकाल दिया है, लंग्स ने CO2 को ज्यादा एक्सेल आउट कर दिया, जिसकी वजह से CO2 का लेवल ब्लड में कम हो गया है। अब ये किडनीज क्या करती हैं, इस CO2 को सेंस कर लेती हैं कि ये जो CO2 का लेवल है ये ब्लड में कम हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो गया है, चाहे ज्यादा हो गया चाहे कम हो गया, किडनीज उसको सेंस कर लेगी। जब किडनीज उसको सेंस कर लेगी तो किडनीज का काम क्या है, ये HCO3 माइनस की एब्जॉर्प्शन करना और H पॉजिटिव आयंस की सिक्रीशन करना। नॉर्मली ये करती है किडनी कि ये जो बेस है
इसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में, और ये जो H पॉजिटिव आयंस है इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है यूरिन में, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देती है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंग्स में प्रॉब्लम, मीन्स लंग्स की वजह से CO2 का जो प्रेशर है वो ब्लड में कम हो गया है। मतलब ब्लड में क्या कम हो गया है, CO2 कम हो गया, तो ब्लड में H पॉजिटिव आयंस कम हो गए हैं, मतलब एसिड कम हो गया है। और ज्यादा क्या हो गया, बेसिक कंडीशन हो गई है बॉडी में, एल्कलोसिस कंडीशन हो गई है, पीएच क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। तो अब किडनीज ने इसको भी सेंस किया, इसको ज्यादा सेंस किया रादर देन पीएच। अब इसको सेंस किया कि CO2 बॉडी में कम बन रहा है। अब किडनीज क्या करेगी, देखो किडनीज ने अब कैसे हेल्प करनी है, अब किडनीज बॉडी की हेल्प कैसे करेगी कि पीएच को, जो पीएच ज्यादा हो गया उसको कम करेगी। कैसे कम करेगी, अब बॉडी को ये एल्कलोसिस से एसिडिक की तरफ कैसे बनाएगी, मींस ताकि बेस कम हो जाए और बॉडी का जो पीएच है वो दोबारा से नॉर्मल आ जाए। कैसे, एसिड बना के थोड़ा सा। अब बॉडी थोड़ा एसिड देगी तभी तो बैलेंस होगा ना, क्योंकि अभी बेसिक कंडीशन हो रही है बॉडी में, तो थोड़ा एसिड देना पड़ेगा तभी तो पीएच नॉर्मल आएगा। तो किडनीज क्या करती है, ये जो बेस है ना इसको तो कम रीएब्जॉर्ब करती है ताकि बेस जो है बॉडी से बाहर जाए, और इसको एक्सक्रीट आउट कम करती है, इसको रीएब्जॉर्ब कम करती है, इसको एक्सक्रीट आउट कम करती है। जब ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो ये बॉडी के अंदर ही रह जाएगा H पॉजिटिव आयन। तो किडनी क्या करती है, इसकी एक्सक्रीशन को कम करती है ताकि ये बॉडी में ही रहे। जब H पॉजिटिव आयंस बॉडी में रहेंगे तो एसिड होगा, ये क्या है, H पॉजिटिव आयन एसिड है, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जब H पॉजिटिव आयंस को रीअब्सॉर्ब करती है और इसको क्या करती है, इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है ताकि ये जो बेस है वो बॉडी से बाहर चला जाए। जब बेस बॉडी से बाहर चला जाएगा तो बेसिक कंडीशन कम होगी बॉडी में, और H पॉजिटिव आयंस क्योंकि बॉडी में रह रहा है तो एसिडिक कंडीशन होगी। तो इस तरह से किडनीज कॉम्पनसेट करती है। ये जो किडनीज हैं ये जल्दी से नहीं एक्ट करती, किडनीज क्या है, लेट एक्ट करती हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेट आती है, विद इन आवर्स टू विद इन डेज, इसको लग जाते हैं, वीक्स भी लग जाते हैं ठीक करने में ब्लड पीएच को। लेकिन इसका जो ठीक किया हुआ है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये इफेक्टिव होता है। नाउ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज बिलो नॉर्मल। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो ऐसे ही रहता है एक्यूट जैसे, लेकिन अब क्रॉनिक में क्या है, किडनीज ने एक्ट करना शुरू कर दिया है। तो क्या होगा, pH is near normal or normal and HCO3 minus concentration decrease slightly। अब मैंने क्या बताया कि किडनीज कैसे हेल्प करेंगी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में, HCO3 माइनस इसको रीअब्सॉर्ब करना बंद कर देगी, इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाएगी। तो क्या होगा, HCO3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्लाइटली कम हो जाएगी। HCO3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होती है ब्लड में, ये होती है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 to 26, और ये 22 से कम हो जाएगी HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो गई, मींस एसिडिक हो गई, ब्लड थोड़ा सा एसिडिक हो गया। तो क्रॉनिक टाइम में क्या होगा कि क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी किडनी ने ब्लड में, तो पीएच में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। अब पीएच एक्यूट में तो क्या था, 7.45 से ज्यादा था एल्कलोसिस, लेकिन जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगी पीएच थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर तो पूरा नॉर्मल भी हो सकता है। पूरा नॉर्मल हो गया तो उसको बोलते हैं किडनीज ने क्या किया, फुल कॉम्पनसेशन की। अगर नियर नॉर्मल मींस पार्शियल कॉम्पनसेशन, अभी किडनीज इतनी पूरा काम उसने नहीं किया है, स्टार्ट कर दिया है काम करना, लेकिन अभी पूरी तरह से पीएच नॉर्मल नहीं आया। तो क्रॉनिक एल्कलोसिस में आपको या तो पीएच नियर नॉर्मल दिखेगा या फिर पीएच नॉर्मल दिखेगा। HCO3 माइनस जो कि बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 से कम ही रहेगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज कोजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कोजेस क्या क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों होता है। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, मींस ओवर ब्रीदिंग हो रही है। तो फास्ट ब्रीदिंग का क्या मतलब है, 12 to 20 जो ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल रेट है ब्रीदिंग का एडल्ट में, 20 से ज्यादा हो जाएगी। कितने से ज्यादा हो जाएगी, 20 से ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन और फास्ट ब्रीदिंग, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, टेकिपनिया, या फिर ओवर ब्रीदिंग भी आप कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी कोज है फॉर लॉस ऑफ एक्सेस CO2 फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि अगर ब्रीदिंग रेट 20 से ज्यादा हो गया तो CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा ही बाहर चली जाएगी। ज्यादा बाहर जाने का मतलब क्या है कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है
इसकी जितनी वैल्यू हमारी बॉडी में होनी चाहिए 35 to 45 वो नहीं मेंटेन होगी, 35 से क्या चली जाएगी, कम चली जाएगी, हमारी बॉडी में 35 से वैल्यू कम हो जाएगी। तो बिकॉज ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन लॉट्स ऑफ CO2 इज एक्सपायर्ड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लीडिंग टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कंडीशंस कैन कोज हाइपरवेंटिलेशन आर। अब ये कंडीशंस हैं जो कि हाइपरवेंटिलेशन कर सकती है बॉडी में। ये फर्स्ट कंडीशन आती है इंटेंस पेन, किसी पर्सन को बहुत ज्यादा पेन में है, पर्सन एक्सट्रीम पेन में क्या होगा, पर्सन फास्ट ब्रीदिंग करेगा, उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या रिस्क है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का, क्योंकि CO2 बॉडी से ज्यादा बाहर चली जाएगी। हाई टेम्परेचर, किसी को बहुत फीवर है, राइट, देन सेप्सिस, इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और एंगर, ये सभी इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है पर्सन। वेरी फनी एग्जाम्पल, बट आपके पीछे शेर पड़ गया है, क्या आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे ही आप ले लो, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, नॉर्मल एंजाइटी में आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस नहीं होगा, ऐसी एंजाइटी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, कई पर्सन्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है विच इज एंजाइटी डिसऑर्डर, उस कंडीशन में आपका ब्रीदिंग रेट जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। पैनिक अटैक्स, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत ज्यादा पर्सन्स के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, और एंगर, कईयों को एंगर डिसऑर्डर्स होते हैं, एंगर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशंस, पेन, हाई टेम्परेचर, सेप्सिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, एंगर लीड टू रैपिड अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग, हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है उन केस में। तो वो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, CO2 बॉडी से ज्यादा लॉस हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाना। हाइपोक्सिया जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हो, जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया विच कैन हैपन ऑन हाई एल्टीट्यूड। हाइपरवेंटिलेशन एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है हाइपोक्सिया का। जब भी आप हाइपोक्सिया की कंडीशन में होते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन कम है, तो हमारा ब्रेन उसको सेंस करता है और लंग्स को क्या बोलता है कि फास्ट ब्रीदिंग करो, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कम है। फास्ट ब्रीदिंग के चक्कर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा बाहर चल जाएगी उस चक्कर में। तो हाइपोक्सिया, और किस कंडीशंस में हाइपोक्सिया, जैसे कि निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एल्वियोलाई में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म है, और क्या सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया के केस में। तो ऐसी कंडीशन में हाइपरवेंटिलेशन एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जिसके कारण क्या होता है, CO2 हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाता है। और मैकेनिकल वेंटिलेटर, कोई पर्सन वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो हमने सेटिंग्स हैं वेंटिलेटर की सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है, ज्यादा ब्रीदिंग रेट उसमें सेट किया हुआ है। जब ज्यादा ब्रीदिंग रेट सेट कर दिया तो CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर चली जाएगी। अ क्रिटिकली इल पेशेंट नीड्स हायर और लोअर लेवल्स ऑफ ब्रीदिंग असिस्टेंस। एक क्रिटिकली इल पेशेंट है जिसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे, तो उसको क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए ब्रीदिंग में। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट ऑफ वेंटिलेटर सेटिंग नीड्स टू बी डन। तो अगर सेटिंग सही नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा CO2 बाहर चली जाएगी। सपोज ज्यादा सेटिंग करनी भी पड़ रही है तो उसको बार बार चेक करेंगे और रीएडजस्ट करेंगे सेटिंग को, ताकि CO2 ज्यादा बॉडी से बाहर ना चली जाए। देन ओवरडोज ऑफ सैलिसिलेट्स लाइक एस्पिरिन, एस्पिरिन की अगर ओवरडोज हो जाए बॉडी में तो भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। देन ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वहां पर रेस्पिरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में, पोन्स और मेड्यूला। तो अगर ब्रेन स्टेम में कोई डिसऑर्डर है, कोई इंजरी है, तो क्या हो सकता है कि जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सेंटर के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो वो ज़्यादा फायर कर सकते हैं। ज़्यादा फायर होने से क्या हो सकता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस, ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर्स, इंजरी जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को इरिटेट कर दे, कोज देम टू फायर मोर, जिसमें क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। सो ये सभी कोजेज हैं। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो कैसे कैसे ये होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के एक वेस्ट प्रोडक्ट है सेल मेटाबॉलिज्म का, हमने काफी बार पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूसली सेल से बन रहा है। Partial pressure of CO2 is the amount of carbon dioxide in the blood and the amount is sensed by chemoreceptors found on the walls of the arteries. अब PaCO2 क्या है, ये है अमाउंट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड में, और ये अमाउंट कौन सेंस करता है, हमारी जो आर्टरीज की वॉल्स है ना, जैसे कि स्पेशली कैरोटिड आर्टरीज की वॉल, यहाँ पर इसमें CO2 है, राइट, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें CO2 है।
अगर CO2 का लेवल कम हो गया या फिर अगर CO2 का लेवल ज्यादा हो गया तो यहाँ पर आर्टरीज की वॉल में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये इस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को सेंस कर लेते हैं। जब ये सेंस कर लेते हैं, ये सिग्नल कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में। ब्रेन में भी कहां पर, जहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम में कौन सा है, रेस्पिरेटरी सेंटर, पोन्स एंड मेड्यूला। अब ये क्या करते हैं, लंग्स के साथ वर्क करते हैं। ब्रेन अब लंग्स को सिग्नल भेजेगा, लंग्स को क्या बोलेगा कि अगर तो CO2 का अमाउंट बॉडी में कम हो गया है, CO2 का अमाउंट बॉडी में कम हो गया है, तो ब्रेन लंग्स को क्या बोलेगा कि तू क्या कर, तू अपनी बॉडी में CO2 को रिटेन करके रख ले, मतलब अपना ब्रीदिंग रेट थोड़ा स्लो कर ले, क्योंकि तेरी बॉडी में CO2 ऑलरेडी कम हो रही है, तो CO2 को रिटेन कर। तो लंग्स क्या करेगा, ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्लो कर लेगा। अब अगर CO2 का लेवल बॉडी में, ब्लड में ज्यादा हो रहा है, तो ब्रेन लंग्स को क्या बोलेगा कि CO2 का लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी में, तो तू ब्रीदिंग को क्या कर ले, फास्ट कर ले, ताकि CO2 ज्यादा एक्सहेल हो जाए बॉडी से। तो ये नॉर्मली होता है, ये भी डिसीज कंडीशन, ये ऐसे नॉर्मली होता है। तो 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट में एडजस्ट करता रहता है हमारा लंग्स। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, ये नॉर्मल मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, ये 20 ब्रीथ से भी ऊपर चला गया रेस्पिरेटरी रेट। हाइपर वेंटिलेशन, ओवर ब्रीदिंग के कारण, टेकिपनिया के कारण CO2 बॉडी से ज्यादा लॉस हो रही है। ओवर ब्रीदिंग कॉजेज एक्सेसिव CO2 टू बी एक्सहेल्ड। जब CO2 ज्यादा बॉडी से बाहर चली जाएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बॉडी में कम हो जाएगा, जिससे ब्लड pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि pH बड़ा, मतलब बॉडी क्या होगी, एल्कलोसिस हो गई, क्योंकि CO2 हमारी बॉडी में इनफ नहीं है। CO2 हमारी बॉडी में इनफ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन इनफ नहीं होंगे। H पॉजिटिव आयन क्या, एसिड है, जब वो इनफ नहीं है तो ब्लड pH राइज हो जाएगा, मीन्स हमारी बॉडी बेसिक बन जाएगी, एल्कलोसिस हो जाएगी। द लेवल ऑफ PCO2 इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड द रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल से बनती है, उसके बेसिस पर जो हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन है, मतलब जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, वो एडजस्ट होता है, ताकि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मेंटेन रहे। लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में ऐसा नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है, उल्टा हाइपर वेंटिलेशन ही होती जा रही है। हाइपर वेंटिलेशन ही हो रही है तो क्या हो रहा है, CO2 लॉस ही होता जा रहा है, अब एडजस्ट नहीं कर पा रही बॉडी। हाइपर वेंटिलेशन कैन अकरिंग, अभी हमने कोजेस पढ़ लिए, किस किस में हो सकता है, फीवर, पेन, एंजाइटी, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, जितने भी कोजेस थे, जितने आपका दिल करता है यहाँ लिख दो। देन विद इन फ्यू डेज किडनीज ट्राई टू कॉम्पनसेट द हाई pH बाय डिक्रीजिंग H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड HCO3 एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने क्रॉनिक में क्या बताया, जब भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी, किडनीज वहां हेल्प करने पहुंच जाएंगी, मींस कॉम्पनसेट करने पहुंच जाएंगी। कब, थोड़े टाइम बाद किडनीज एक्ट करती है, इसलिए क्रॉनिक में क्या होगा, किडनीज क्या करेगी, H पॉजिटिव आयंस की जो एक्सक्रीशन करती थी नॉर्मली, उसको डिक्रीज कर देगी, मतलब H पॉजिटिव आयन को बॉडी में बना के रखेगी। जब H पॉजिटिव आयन हमारी बॉडी में बने रहेंगे तो एसिड बनेगा, मतलब ये जो एल्कलोसिस की कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी सही होने लग जाएगी, और HCO3 माइनस की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर देगी, ताकि HCO3 माइनस जो बाइकार्बोनेट आयंस है, मींस जो बेस है, वो बॉडी से बाहर चला जाए। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने बता दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो डिक्रीज ही होगा, विद डिक्रीज HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो बॉडी जो किडनी है उसको बाहर भेज रही है, और नॉर्मल और नियर नॉर्मल pH। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, हाइपर वेंटिलेशन मींस डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग रेट और टेकिपनिया। सबसे पहले तो हम पेशेंट को देख के ही बता देंगे कि इसका हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, मींस इसका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट है। जब ब्रीदिंग रेट उसका फास्ट है बहुत ज्यादा, तो हमको पता लग गया इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसका ब्रीदिंग रेट कॉन्टिन्यूसली फास्ट जा रहा है। इज द प्राइमरी कोज फॉर लो CO2 इन द बॉडी। जब फास्ट होगा तो बार बार बता रही हूँ, CO2 ज्यादा बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब इसके ब्रेन पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, लाइट हेडेड होगा पर्सन, उसको चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस होगा, और अगर ज्यादा ही ये बढ़ ही जा रहा है, ट्रीट नहीं कर रहा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, और अनकॉन्शियस हो गया फिर भी नहीं हमको पता लग रहा कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट क्या चल जाएगा, कोमा में चला जाएगा। देन एजिटेशन और कंफ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, टिंगलिंग और नंबनेस, पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज है उनमें टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, अराउंड द माउथ नंबनेस हो सकती है।
नंब मीन्स सुन्न होना, एक्सट्रीमिटीज का, हाथ पैर का सुन्न होना। अब ये क्यों होता है ये भी बताते हैं। मसल ट्विचिंग, मसल्स में ट्विचिंग होने लग जाएगी, उनमें स्पाज्म होने लग जाएगा, मसल्स में वीकनेस हो जाएगी। ये क्यों होती है? दो चीज़ों की वजह से होती है। हमारी बॉडी में जब भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी डिस्टर्बेंस होता है साथ में। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से? एक तो पोटेशियम और एक कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी बॉडी में। पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्यों कम होगी? क्योंकि जब एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस का मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर भी H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये क्या होगा? K पॉजिटिव जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के बाहर जाएंगे, क्योंकि ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। तो इस शिफ्ट की वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो क्या होता है? हाइपोकैलीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? ये जो कैल्शियम है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में ये कैल्शियम प्रोटीन के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फ्री कैल्शियम है, पहले फ्री था अब बाइंड हो गया, तो ब्लड में जो कैल्शियम की जो फ्री कैल्शियम का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। अब कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है? प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ हो, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, जिसको बोलते हैं हाइपोकैलेसीमिया। तो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ब्लड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो एक चीज आपने ध्यान करनी है कि जब भी आपने एबीजे एनालिसिस करना है साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी देखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी चेक करना है। इससे क्या होता है? जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैलीमिया, टिंगलिंग और नंबनेस होती है, मसल ट्विचिंग होती है, स्पाज्म, वीकनेस होती है मसल्स में, सीजर्स, पर्सन को सीजर्स भी आ सकते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या हो गए? हार्ट पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? इंक्रीज हार्ट रेट, पाल्पिटेशंस और स्किप्ड हार्ट बीट। पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल में चेंजेस की वजह से ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, हार्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, पाल्पिटेशंस पेशेंट को फील होगी और उसको ऐसा लगेगा कि उसकी हार्ट बीट स्किप हो रही है। देन कैल्शियम का लेवल भी लो हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा? टेटनी, मसल क्रैम्प्स, डिसरिदमियाज, ये सब हो गया। इरेगुलर रिदम जो है हाइपोकैलीमिया की वजह से होगा। कैल्शियम के कम होने की वजह से टेटनी और मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। सो ये साइन एंड सिम्टम्स थे। देन डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को कैसे डायग्नोस करोगे? जो भी एसिड बेस कंडीशन है उसको कैसे डायग्नोस करते हैं? एबीजी को देखकर एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एक्यूट फेज में, क्रॉनिक फेज में। एक्यूट फेज में अगर पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि पीएच 7.45 से ज्यादा है, एल्कलोसिस कंडीशन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? 35 से कम है, 35 से कम है। और HCO3 माइनस जो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है, बेस का लेवल, वो नॉर्मल है। तो यहाँ कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो रही, अनकॉम्पनसेटेड है ये। देन क्रोनिक फेज में क्या होगा? क्रोनिक में मैंने आपको बताया था किडनीज यहाँ पर एक्ट करेगी। तो पीएच देखते हैं अभी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो लो ही होगा 35 से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। HCO3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। और जो पीएच है वो या तो नॉर्मल होगा या फिर नियर नॉर्मल, क्योंकि ये किडनीज अब क्यों कर रही है? पीएच को वापस लाने के लिए, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। मैनेजमेंट किस बेसिस पर करेंगे? कोज पर। क्या कोज है? जैसे कि ट्रीटिंग द कोज एंड डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट और रिलैक्सिंग द पर्सन। अब पर्सन को ब्रीदिंग रेट, कोई भी कोज है तो ब्रीदिंग रेट क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ब्रीदिंग रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को कम करने की कोशिश करेंगे, पर्सन को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे और कोज को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले फॉर इंटॉक्सिकेशन ऑफ सैलिसिलेट्स, अगर पर्सन को सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी हो गई, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे हम? एम्बेसिस, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएंगे पेशेंट को, या फिर गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। देन सेकंड, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स, हाई टेम्परेचर है एंटीपायरेटिक्स देंगे, कोई इंफेक्शन है सेप्सिस है एंटीबायोटिक्स देंगे। लूप डायोरेटिक्स फॉर पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा ये सभी क्या है? कोजेस के बेस पर ट्रीटमेंट हो रहा है। पल्मोनरी एडीमा, वहां पर फ्लूइड है तो लूप डायोरेटिक्स देंगे। डायोरेटिक्स से क्या होगा? फ्लूइड बाहर जाएगा बॉडी से।
ट्रीटिंग पल्मोनरी एम्बुलाई, अगर पल्मोनरी एम्बुलाई की वजह से है तो उसको ट्रीट करेंगे, एंटाइकोगुलेंट्स देंगे, एंटाइकोगुलेंट्स जैसे कि हेपरिन देंगे जिससे ब्लड थिन होगा, क्लोट डिजोल्व होगा। देन ऑक्सीजन थेरेपी फॉर एक्यूट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से अगर हाइपरवेंटिलेशन हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। रीब्रीदिंग मास्क और ब्रीदिंग इन अ पेपर बैग, अब क्योंकि CO2 पर्सन लॉस कर रहा है तो पर्सन को क्या दे देंगे, या तो रीब्रीदिंग मास्क दे देंगे इस तरह से, रीब्रीदिंग मास्क अगर अवेलेबल है हॉस्पिटल सेटिंग में तो हम रीब्रीदिंग मास्क देंगे, अगर हॉस्पिटल सेटिंग नहीं है तो हम पेशेंट को एक पेपर बैग भी दे देते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो पेपर बैग दे दो। पेपर बैग में क्या होगा, पर्सन जब ब्रीथ करेगा तो ब्रीथ तो कर ही रहा है पर्सन, तो पेपर बैग दे दिया तो जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ पेपर बैग में ही ब्रीदिंग जा रही है, मतलब जब ब्रीथ करता है पेशेंट तो CO2 एक्सेल करता है, तो CO2 उस बैग में है तो वही CO2 वो वापस ले लेगा, वही दोबारा अंदर ले लेगा। तो CO2 क्योंकि बॉडी से ज्यादा बाहर जा रही है तो जितनी ज्यादा जाएगी उतनी ही वापस ले लेगा, इसलिए रीब्रीदिंग मास्क या फिर ब्रीदिंग इन अ पेपर बैग। इन केस ऑफ एनी CNS इंजरी ट्रीट दी कंडीशन, अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी है जिसकी वजह से ज्यादा फायर हो रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर तो CNS इंजरी को ट्रीट करेंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, वैसे तो दो चीजें हैं, एक तो अगर पर्सन वेंटिलेटर पर है और उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है तो वेंटिलेटर सेटिंग को एडजस्ट करेंगे, और अगर पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड है, मीन्स उसका जो रेस्पिरेशन सेंटर है वो नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली, तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी डालेंगे और ब्रीदिंग रेट सेट कर देंगे ताकि रेस्पिरेटरी, जैसे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है ताकि उसका ब्रीदिंग रेट एडजस्ट कर सके और 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट उसका मेंटेन हो सके। देन ट्रीटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को ट्रीट करेंगे। सेडेटिव्स, ओपियोइड्स और एंशियोलिटिक ड्रग्स, अब पेशेंट बहुत सारी कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, एंगर, पैनिक अटैक्स, फियर, इन वजह से अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो सेडेटिव्स देंगे, ओपियोइड्स देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स हैं तो ये रेस्पिरेशन को स्लो करते हैं तो ये देंगे। एंशियोलिटिक्स ड्रग्स देंगे, पेशेंट को काउंसलिंग करवा सकते हैं, पेशेंट को थेरेपीज दे सकते हैं, मेडिटेशन थेरेपी के लिए बोल सकते हैं, राइट, रिलैक्सिंग थेरेपीज के लिए बोल सकते हैं, मेडिटेशन और स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपीज पेशेंट को बता सकते हैं। सो ये सभी जो ट्रीटमेंट है ये कोज के बेसिस पर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, and if you understood respiratory alkalosis then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.